कीर्ति उस गिफ्ट को खोलने ही वाली थी कि तभी रंजीत दौड़ते हुए उसके पास आ गए और उसके हाथ से उसे छीन लिया। कीर्ति हैरान थी, आखिर अचानक पापा को क्या हुआ? रंजीत ने खुद को संभालते हुए कीर्ति से कहा, बेटा ये मेरे लिए है, मेरे एक दोस्त ने भेजा है। भले ही रंजीत मुस्कुरा रहे थे पर कीर्ति उनकी आंखों का डर समझ गई थी। वो उन्हें सस्पेंस भरी नजरों से देख रही थी। वहीं मीनल भी रंजीत के पीछे पीछे आ गई और हैरान होकर बोली, रंजीत आप अचानक भागते हुए क्यों आए? वो किसका कॉल था? कहते हुए मीनल की नजर उस गिफ्ट पर पड़ी जो एक बॉक्स की तरह था और गिफ्ट पेपर से रैप था। मीनल पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने कहा, रंजीत ही क्या है और किसने भेजा है जिसकी वजह से आप भागते भागते आए? आज उस कॉल से रंजीत का जो हाल हुआ था उसे देखने के बाद मीनल भी घबरा गई थी। आज पहली बार उसने रंजीत को इस तरह किसी कॉल की वजह से इतना परेशान होते हुए देखा था, जो उसके लिए किसी बेचैनी से कम नहीं था। कीर्ति भी रंजीत का ऐसा रवैया देखकर हैरान थी। अचानक उन्हें ऐसा क्या हो गया कि भागते भागते यहाँ आना पड़ा? रंजीत ने जब देखा कि कीर्ति और मीनल दोनों ही उसे उलझन भरी नजरों से देख रहे हैं तो उन्होंने खुद को संभाला और नॉर्मल होकर बोले, अरे सब ठीक है, वो मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था, ये उसी का है। अब वो मेरे लिए कुछ भेजा है तो इसे मैं ही देखूं तो अच्छा होगा, वरना उसे पता चलेगा तो बुरा मान जाएगा ना। जब इंसान अंदर से मुश्किल में होता है तो बाहर से कितनी भी खुशी दिखा ले और चेहरे पर कितनी भी लंबी स्माइल कर ले, पर उसकी आंखें सब बयां कर देती है और इसे वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरा हो। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सारी बातें कीर्ति और मीनल दोनों के सामने थी, पर उस गहराई को सिर्फ कीर्ति समझ पाई थी जो ऐसी सिचुएशन से निकली थी, और मीनल जिसने मुश्किलों को पैदा किया है, ना कि उनका सामना किया है, इसलिए वो रंजीत को नहीं समझ पाई और उसे उनकी बातें सही लगी। रंजीत और मीनल वहां से अंदर आ गए पर कीर्ति अब भी यही सोच रही थी, आखिर पापा कुछ तो छिपा रहे हैं। मेरा मन कह रहा है कि वो जरूर किसी बात से परेशान है। कीर्ति अपने सेट पर आ गई। सभी शूटिंग की तैयारियों में लगे थे, पर कीर्ति का दिमाग अब भी रंजीत पर टिका हुआ था। वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गई। वो कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से किसी ने कहा, कीर्ति मैं तुम्हें कोई खड़क सिंह जैसा डाकू लगता हूँ या शोले मूवी का गब्बर? कीर्ति ने फौरन पलटकर देखा तो तब तक चिराग उसके बगल में आकर बैठ गया। कीर्ति ने जैसे ही उसे देखा वो वापस से हकलाते हुए बोली, क्या? मैंने कब कहा कि तुम डाकू लगते हो? चिराग ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी लड़की से इतना हैंडसम डैशिंग सा लड़का बात करना चाहता है, पर वो लड़की उससे दूर भाग रही है, तो उसे तो खुद से ऐसे ही वाइब्स आएंगे ना। चिराग अपनी बातों से खुद की तारीफ करते हुए बोला, पर कीर्ति ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं तुमसे दूर भाग रही हूँ? ऐसा नहीं है। कहते हुए कीर्ति अब भी मन ही मन यही सोच रही थी कि वो अब उससे क्या कहे। ऐसा नहीं था कि कीर्ति उससे डरती थी, बल्कि वो उसका फेवरेट एक्टर था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे इस तरह मिलेगी, डायरेक्ट फिल्म में, वो भी उसकी लीड एक्टर के रोल में। उसने सपने जरूर देखे थे कि वो भी कभी उसकी हीरोइन बनकर किसी फिल्म में काम करे, पर फर्स्ट मीट में ही ऐसा हो जाएगा, ये उसके लिए अब भी सपने जैसा था। जब भी चिराग उसके सामने आता उसे समझ ही नहीं आता कि वो उससे क्या बात करे। चिराग ने उसे छेड़ते हुए कहा, एक्टिंग देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतनी चुपचाप भोली भाली हो। खैर जाने दो, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। ये बात कीर्ति को थोड़ी अजीब लगी। उसने तुरंत कहा, क्यों? चिराग ने कहा, कोई तो है जो बिना कुछ कहे मेरी बात सुनेगा, और ऐसा कौन नहीं चाहता। चलो, कम से कम मेरी बातें सुनने के लिए मुझे तुम मिल गई हो। अब फिल्म की शूटिंग के दौरान सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। कीर्ति उसके इस बेतुकी बात को इग्नोर नहीं कर पाई और चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी।
चिराग ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें बुरा भी लगता है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि डाकू बने बैठी रहती हो। कीर्ति की सारी झिझक अब खत्म हो गई थी। उसने तपाक से कहा, डाकू? सबको मैं डाकू ही क्यों लगती हूँ? चिराग ने तुरंत कहा, क्यों, मेरे अलावा भी कोई है जो तुम्हें डाकू कहता है? कीर्ति को कुणाल की बातें याद आ रही थी जब वो उसे चंबल की डाकू बुलाता था, लेकिन उसने बात पलटते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही। पर जो भी हो, मैं तुम्हें डाकू नहीं बुलाती, तो तुम भी मुझे नहीं कह सकते। चिराग उसकी बात से जोरों से हंस पड़ा और उसके सवाल का जवाब उसी के अंदाज में देते हुए बोला, एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तुम में कुछ तो बात है। देखना, इस फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छी हमारी जोड़ी रहेगी। सारी लड़कियां जलकर राख हो जाएंगी। ये जोड़ी वाली बात कहाँ से शुरू हो गई? तुम कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए? कीर्ति बहुत ज्यादा शॉकिंग फील कर रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि चिराग उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वही देव और डायरेक्टर इन दोनों को देख रहे थे। डायरेक्टर ने देव से कहा, चिराग के पीछे लड़कियों का आना जाना समझ आता है, पर आज खुद चिराग को किसी लड़की के पीछे जाते देख रहा हूँ। देव भी चिराग की हरकत पर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वो जिसके पीछे जा रहा है वहाँ उसकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। वही रंजीत उस गिफ्ट को लेकर अपने कमरे में चुपचाप बेड पर बैठ गए और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करते हुए खुद से बोले, कीर्ति बेटा, मैं नहीं चाहता आज जिस बात को भूलकर तुम इतनी आगे बढ़ गई हो वो अतीत वापस तुम्हारी जिंदगी में आए। जब मुझे पता चला कि तुम कुणाल से शादी कर रहे हो, उस दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो गया। पर मुझे नहीं पता था कि आज भी हमारे दुश्मन हम पर नजर रखकर बैठे हैं। उन्होंने अपने हाथ में रखे उस बॉक्स की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए उस शख्स के लिए बोले, तुम जो कोई भी हो, सही नहीं कर रहे हो। और फिर उन्होंने उस बॉक्स को खोला, लेकिन अब उनके अंदर घबराहट नहीं थी, जैसे उन्हें इसका एहसास पहले से था कि उस बॉक्स में क्या हो सकता है। उसमें कुछ तस्वीर जैसा था, जिन्हें देखकर मिस्टर रंजीत की आंखों में ना कोई डर था और ना कोई बेचैनी। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, कुछ चीजों का राज रहना ही ज्यादा बेहतर है, वरना एक साथ कई दिल टूट जाएंगे, कई रिश्ते खत्म हो जाएंगे। वो अपनी गुमनामी दुनिया में थे, लेकिन उसी पल फिर उनका फोन बजने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कई बार चोट खाने के बाद इंसान और भी मजबूत हो जाता है। वो कॉल उसी शख्स का था, पर इस बार रंजीत के मन में डर नहीं था। उन्होंने फौरन कॉल उठाते हुए मजबूती से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उस शख्स ने कहा, क्या बात है मिस्टर रंजीत रायजादा, तो अब पहले से भी जल्दी बातों को समझने लगे हैं। हमें तो लगा कि समझाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। रंजीत काफी सख्त नजर आ रहे थे, जैसा उनका डर अब अंगार बन चुका हो। उन्होंने कहा, जो पूछा है वो कहो। उसके बाद उस शख्स ने काफी देर तक अपनी बात कही, पर आखिरी में मिस्टर रंजीत ने उसे जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बस एक बात याद रखना, अगर इन सबके बीच तुमने कीर्ति को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाम हो चुकी थी। कीर्ति ने अपनी शूटिंग खत्म कर ली थी। वो वहाँ से निकल ही रही थी कि उसके फोन पर जिया का कॉल आया। कीर्ति ने उसका फोन उठाते हुए कहा, हाँ जिया, बस निकल ही रही हूँ, तुम मेरा वही वेट करो, मैं अभी आई। कुछ देर बाद कीर्ति की कार एक मॉल के बाहर आकर रुकी। वो जिया से मिलने के लिए अपने कार से उतरकर उस मॉल की तरफ जा रही थी। उसके एक हाथ में साइड पर्स था और उसके आंखों में ब्लैक कलर के शेड्स थे, जिस वजह से उसे पहचानना किसी के लिए भी मुश्किल था। रंजीत भी उसी मॉल में आए हुए थे, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनकी नजर कीर्ति पर नहीं पड़ी। वो बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे थे, लेकिन कीर्ति की नजर उन पर ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। जब उसने मिस्टर रंजीत को अपने सामने से आता हुआ देखा तो पहले उसे लगा कि उसकी आंखों का धोखा है, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं। लेकिन इतने करीब से गुजरने के बाद कीर्ति की आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। उसने मिस्टर रंजीत को आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कीर्ति उन्हें बस देखे जा रही थी।
उसे ये सब बहुत अजीब लगा। अचानक मिस्टर रंजीत का उससे इस मॉल में मिलना और उसका उन्हें इस तरह से इग्नोर करना कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि एक बार उनसे मिलकर बात करना ज्यादा बेहतर होगा और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रंजीत ने अब भी उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से सीधे निकल गए। कीर्ति ने देखा कि रंजीत आज अकेले है, ना ड्राइवर ना बॉडीगार्ड, जिसके बिना वो कभी नहीं चलते। कीर्ति को अब उन पर शक होने लगा था, इसलिए उसने उनके पीछे जाने का डिसाइड किया और अपनी कार में बैठकर सीधे रंजीत के पीछे निकल गई। रास्ते में जिया ने उसे कॉल किया। कीर्ति ने ड्राइव करते हुए ही कहा, जिया बहुत जरूरी काम आ गया है, आज मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और फिर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मिस्टर रंजीत की कार फिर से एक जगह पर जाकर रुक गई, जहां छोटी छोटी कई तंग गली थी और साथ ही कई सारे दुकान भी थे। रंजीत जल्दबाजी करते हुए अपनी कार से बाहर निकले और वहां किसी दुकान में जाने के बजाय उसके ऑपोजिट एक छोटी सी गली में चले गए। कीर्ति ने उन्हें जाते देखा तो खुद को कहने से रोक नहीं पाई, पापा आखिर ये सब क्या कर रहे हैं? बिना किसी सिक्योरिटी के वो ऐसी जगह पर अकेले क्यों आए हैं? आज सुबह भी कुछ बदले बदले से लग रहे थे। आखिर उनके साथ चल क्या रहा है? कीर्ति भी अपने कार से उतरकर उनके पीछे जाने लगी। वो कुछ कदम ही चल पाई थी कि अगले ही पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कीर्ति तुरंत घबराकर रुक गई। वो वहीं पर जम सी गई। वो डर रही थी कि रंजीत उसके बारे में क्या सोचेंगे और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पापा को कैसे पता चला कि मैं उनका पीछा कर रही थी? अब तो तू गई कीर्ति,